अब हम पढ़ते हैं बच्चों कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। पहले गुण के अंतर्गत हम पढ़ते हैं दहन। तो दहन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई भी यौगिक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया होने पर जिसमें ऊष्मा और प्रकाश मुक्त होती है। ठीक है, जैसे हम कागज को जलाते हैं तो कागज के जलने में भी आपकी ऑक्सीजन सहायक होती है, और ऑक्सीजन के साथ जब कागज आपका जलता है तो आपको ऊष्मा और प्रकाश दोनों देता है, तो वह क्रिया दहन है। दहन वास्तव में एक तरह की ऑक्सीकरण की क्रिया है, लेकिन जिसकी शर्त आपको ध्यान रखनी है, जिसमें ऊष्मा और प्रकाश मुक्त होता है। हम यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों का पढ़ रहे हैं बच्चों, तो क्योंकि कार्बन जो तत्व है उसका प्रतीक है C। तो जब वो ऑक्सीजन के साथ उसकी क्रिया कराई जाती है तो होता है C+O2 गिव्स CO2 प्लस लाइट एंड हीट, प्रकाश और ऊष्मा। और C हमने पढ़ा है कि कार्बन कोयला है, आपका लकड़ी है, आपका हीरा ग्रेफाइट, इसके रूप में आप वहां पर आप उसका जो प्रतीक लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, वो C लिखेंगे। इसके अतिरिक्त जो अन्य आपके ईंधन होते हैं, जैसे आपका LPG है, CNG है, पेट्रोलियम है, इन सब में आपने पढ़ा है कि सारे कार्बनिक यौगिक होते हैं। आपको ध्यान होगा, हमने वहां पढ़ा था इसमें मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, इन सब का ये LPG, CNG और पेट्रोलियम जो होते हैं, इन सारे कार्बनिक यौगिकों से बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर हम जो पहला कार्बनिक यौगिक आपका है CH4 यानी मेथेन, इसका जब दहन किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है, तो जब दहन किया जाता है तो इस क्रिया में आपका सबसे पहले तो आपका CO2 बनता है, और दूसरा आप देखिए यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन बच जाती है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर पानी का निर्माण करती है, और प्लस लाइट एंड हीट। ये तो इसकी कंडीशन आपकी होनी है कि दहन की क्रिया में लाइट और हीट आपकी निकलती ही निकलती है। तो यहाँ पर कार्बनिक यौगिक मीथेन के दहन से आपको इस तरह से मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊष्मा और प्रकाश। अब क्योंकि मीथेन ईंधन का एक मुख्य अवयव है, तो अधिकांश ईंधनों को जब जलाया जाता है, दहन यानी शब्द हिंदी में उसका, साधारण भाषा में हम उसका अर्थ जलाने से लेते हैं। इसी तरह से बच्चों जो अन्य एक ईंधन होता है, जो आपका हमने एथेनॉल पढ़ा था, एथेनॉल का सूत्र है C2H5OH। और बुक्स में बच्चों कभी कहीं आप इसको इस तरह से भी देखेंगे, CH3CH2OH। ठीक है, तो इसका जब दहन कराया जाता है, दहन कराने में प्लस O2, और जब फिर से रासायनिक क्रिया होती है तो तत्व देखिए फिर से वही है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जलाने के पश्चात सबसे पहले तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहाँ पे वाटर वेपर बनाती है, पानी की जल वाष्प, और लाइट एंड हीट आपका निकलता ही, लाइट एंड हीट यानी ऊष्मा और प्रकाश। तो ये हो गया आपका दहन की क्रिया। इसीलिए जो ये कार्बनिक यौगिकों का दहन होता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में हमको ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होती है, इसीलिए जो ईंधन होते हैं या जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। सेकंड जो रासायनिक गुणधर्म आता है बच्चों, उसमें है ऑक्सीकरण। अब मैंने आपसे कहा था कि दहन ऑक्सीकरण है, लेकिन उसमें ऊष्मा और प्रकाश मुक्त होता है। जब हम केवल ऑक्सीकरण की क्रिया पढ़ते हैं तो केवल ऑक्सीकरण की क्रिया में केवल उस तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है, ऊष्मा और प्रकाश मुक्त नहीं होती है। अब इसमें देखिए ऑक्सीकरण की क्रिया में कार्बनिक यौगिकों के कुछ विशेष क्रियाएं हैं। तो पहली क्रिया जो हमने यहाँ पे देखा था, देखिए एथेनॉल C2H5OH, इसको मैंने कहा था इस तरह से भी लिखा जाता है CH3CH2OH। तो ये हमारा एथेनॉल है। एथेनॉल का जब ऑक्सीकरण कराया जाता है, और ऑक्सीकरण कराया जाता है क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में, और उसको हीट दी जाती है। ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। डेल्टा से ऊष्मा को दिखाया जाता है कि इसको जब हीट दी जाती है, ये अभिकारक को हम गर्म करते हैं, तो ये ऑक्सीकृत होकर के CH3COOH बनाता है, और इसका नाम आपको पता है एथेनोइक अम्ल। इसी एथेनॉल का CH3CH2OH इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है, लेकिन यहाँ पर अम्लीय K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में कराया जाता है, तो फिर से आपका एथेनोइक अम्ल बनता है। अब यहाँ पर बच्चों हमने ये दो यौगिक लिए हैं, क्षारीय KMnO4 और अम्लीय K2Cr2O7। KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों जो यौगिक हैं इनको ऑक्सीकारक कहा जाता है। ऑक्सीकारक
ऐसे यौगिकों को कहा जाता है जो किसी अन्य तत्व या यौगिक को ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते हैं। तो ये दोनों बच्चों यहाँ पे ऑक्सीकारक हैं और ये एथेनॉल को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते हैं, जिसके फलस्वरूप वो ऑक्सीकृत होकर के एथेनोइक अम्ल बनाता है। तीसरी रासायनिक क्रिया यहाँ पर आती है संकलन अभिक्रिया, जिसको योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब नाम से ही देखिए योगात्मक, योगात्मक यानी जुड़ना। और संकलन या योगात्मक अभिक्रिया बच्चों जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी विशेषता होती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स यानी जहां आपके द्विबंध और त्रिबंध पाए जाते हैं उन्हीं के साथ जुड़ सकता है। हम जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लेते हैं C2H4, इसका नाम अगर आपको याद हो, इसका नाम था एथीन और सामान्य नाम था इसका एथिलीन। इसके साथ जब हाइड्रोजन की क्रिया कराई जाती है, और ये उत्प्रेरक है यहाँ पे जो मैंने एरो के ऊपर नीचे लिखे हैं, निकिल और पैलेडियम। इन उत्प्रेरकों की उपस्थिति में, निकिल और पैलेडियम उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाती है, योगात्मक अभिक्रिया देती है और एथेन बनाती है। ये हमारा एथीन से एथेन बन जाता है। अब इसको संरचनात्मक दृष्टि से देखिए बच्चों, इसकी संरचना इस तरह से है, देखिए C+C और हाइड्रोजन। जब इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड होता है निकिल पैलेडियम की उपस्थिति में। तो जो ये हाइड्रोजन होती है ये दोनों कार्बनों के साथ जुड़ जाती है अलग अलग, ये देखिए, और जो डबल बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है। अब ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में क्यों टूटा? क्योंकि बच्चों कार्बन परमाणु की प्रवृत्ति होती है, वो अपनी चारों संयोजकताओं को अलग अलग परमाणुओं से संतुष्ट करना चाहता है। इसीलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया के पश्चात संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए एथीन से एथेन बन जाती है और यहाँ पर ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अब उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। जैसे अभिक्रिया में डाले जाते हैं वैसे ही वो लास्ट में आपको मिल जाते हैं, लेकिन ये अभिक्रिया की गति को तीव्र करते हैं। जैसे देखो आग जल रही है और हम उसमें घी डाल देते हैं तो आग और तेजी से जलती है, तो वहां पर आग के लिए घी उत्प्रेरक है। इसी तरह से यहाँ पर संकलन या योगात्मक अभिक्रिया के लिए निकिल और पैलेडियम हमारे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं संकलन अभिक्रिया का। इसमें देखिए ये है हमारा C2H2 यानी एथाइन, जिसका सामान्य नाम है एसिटिलीन, और ये हाइड्रोजन के साथ योग करके पहले बनाता है आपका, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। जब हम इसकी संरचना बनाते हैं आपको ध्यान होगा, इसकी संरचना हम इस तरह से बनाते हैं CH और H, इसमें हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड जब एथाइन के साथ हाइड्रोजन की क्रिया होती है तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में आता है। ये आपका ये मिल गया यानी एथीन, और एथीन के साथ जब हाइड्रोजन क्रिया करती है तो ये ऊपर वाली क्रिया हो जाती है, एथेन बन जाता है। तो ट्रिपल बॉन्ड संकलन क्रिया देता है, डबल बॉन्ड में बदलता है, डबल बॉन्ड फिर संकलन अभिक्रिया देता है और वहां सिंगल बॉन्ड बन जाता है। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की प्रवृत्ति होती है कि वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के रूप में बदलना चाहते हैं। अब जो ये संकलन अभिक्रिया है बच्चों, इसका सबसे मुख्य व्यावसायिक उपयोग है वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण। वनस्पति तेल यानी जैसे सरसों का तेल है, आपका नारियल का तेल है, आपका सोयाबीन का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, इससे वनस्पति घी यानी जिसको हम सामान्य रूप में डालडा के नाम से जानते हैं। तो वनस्पति तेलों से वनस्पति घी जो बनाया जाता है वो इसी अभिक्रिया के अंतर्गत बनाया जाता है। जो वनस्पति तेल होते हैं वो असंतृप्त यौगिक होते हैं और जो वनस्पति घी होती है वो संतृप्त यौगिक होते हैं। तो जो वनस्पति तेल हैं असंतृप्त यौगिक, उनके साथ हाइड्रोजन की क्रिया कराई जाती है इन्हीं उत्प्रेरकों की उपस्थिति में और हमको संतृप्त यौगिक मिल जाते हैं। यानी वनस्पति तेलों से वहां पर इस क्रिया को बच्चों हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी का निर्माण, और इस अभिक्रिया को हम इस तरह से दिखाते हैं। वनस्पति तेलों को इस तरह से दिखाया जाता है, आप देख रहे हैं ये असंतृप्त है और आर यहाँ पर ये एल्किल समूह होते हैं। एल्किल समूह जो हमने पढ़े हैं CH3, C2H5, C3H7, ये चारों समूह समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो जब वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन का संकलन कराया जाता है तो वनस्पति घी का निर्माण होता है। डबल बॉन्ड आपके सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है और इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण नाम दिया जाता है।
लास्ट रिएक्शन यहाँ पे आती है बच्चों प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया सेम वैसी है जैसे हमने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी। विस्थापन में एक तत्व दूसरे तत्व को हटा देता है। और प्रतिस्थापन क्रिया विशेषता होती है संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की। जो हमने यहाँ पर ये पढ़ी है संकलन अभिक्रिया, ये विशेषता होती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की। इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं देते हैं। वैसे ही जो हम ये अभिक्रिया पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की विशेषता होती है, इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स नहीं देते हैं। अब हम इसमें सबसे सरल उदाहरण लेते हैं। देखिए मीथेन जब क्लोरीन के साथ क्रिया करती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इट गिव्स CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, इसमें आप देखिए हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, इन यहाँ पर 3 परमाणु हैं। उस चौथे परमाणु की जगह पे क्लोरीन आ जाता है, यानी क्लोरीन के द्वारा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अब हम इसको संरचनात्मक दृष्टि से देखते हैं। देखिए मीथेन की संरचना इस तरह से है, प्लस Cl, यहाँ एकल बंध होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, ये हमारा HCl के रूप में अलग हो जाता है। और जो ये Cl होता है यहाँ पर जुड़ जाता है, हमको मिल जाता है CH3Cl। ठीक है, और जो ये क्रिया है बच्चों, ये निरंतर आगे बढ़ती जाती है। फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन की क्रिया होती है। तो जो ये क्लोरीन, इसको मैं कह रही हूँ क्योंकि ये इस तरह से भी हम इसको दिखा सकते हैं, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ये क्लोरीन एक और हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है और हमको मिल जाता है CH2Cl2 प्लस HCl। ठीक है, फिर ये अभिक्रिया और आगे चलती है। फिर Cl क्लोरीन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, फिर ये क्लोरीन एक और हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, यौगिक बन जाता है CHCl3 प्लस HCl। फिर ये अभिक्रिया फिर कराई जाती है, फिर से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये जो क्लोरीन होता है ये अंतिम बचे हुए हाइड्रोजन को भी विस्थापित कर देता है और हमको यौगिक मिलता है CCl4 प्लस HCl। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में उपस्थित हाइड्रोजन के परमाणुओं को किसी अन्य तत्व के द्वारा हटा दिया जाना और नए यौगिकों का निर्माण होना प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और यहाँ पर जो ये यौगिक है आपका CHCl3, इसका व्यावहारिक नाम है क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म का आपको पता है, क्लोरोफॉर्म एक निश्चेतक है। निश्चेतक यानी एक ऐसी दवा जो बेहोश करने के काम आती है, और जब ऑपरेशन किए जाते हैं तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है आदमी को बेहोश करने में। तो CHCl3 एक निश्चेतक है यानी क्लोरोफॉर्म। और जो ये लास्ट में बनता है CCl4, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये एक बहुत अच्छा कार्बनिक विलायक है। कार्बनिक विलायक यानी एक ऐसा विलायक जो कार्बनिक पदार्थों को घोलने के काम आता है। जैसे जो पानी है वो अकार्बनिक विलायक या सार्वत्रिक विलायक है, जबकि CCl4 एक कार्बनिक विलायक है और कार्बनिक पदार्थों को घोलने के काम आता है।